Hello and welcome back to my channel, The PS Classes. So today I'm here to complete an incomplete work that I have left earlier. It is The Sound and the Fury. I have talked about the first part of The Sound and the Fury, and as promised, now let us discuss the second part, that is June 2, 1910 by Quentin. This part is narrated in the point of view of Quentin. So now let us start our discussion on this topic. Quentin is considered to be the most intelligent of Compson's, and he gives the best example of Faulkner's narrative technique. So, this section of narrative relates Quentin's tormented and jumbled inner thoughts on the day that he commits suicide. So basically जो ये part है, जो ये narrative है, वो पूरा का पूरा उस चीज से रिलेट करता है, उसके जो इनर थॉट्स हैं और जो उसकी परेशानियां हैं उन सब चीजों से रिलेट करता है, और ये उस दिन की बात है जिस दिन वो सुसाइड कमिट करता है. सो Faulkner uses Quentin's narrative to continue his exploration of the human experience of time. अब क्या होता है कि जैसे हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि जो बेंजी था उसको टाइम का कुछ ज्यादा सेंस नहीं था, वो मेंटली इल था, और वो जो उसका पूरा नैरेटिव था वो क्लस्टर्स में था. वो कभी टाइम में आगे जा रहा था तो कभी टाइम में पीछे जा रहा था, उसको टाइम सेंस बिल्कुल नहीं था. पर यहाँ अगेन टाइम का यूज करता है फॉकनर क्वेंटिन के नैरेटिव के थ्रू, और ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो करता है. सो जैसे अनलाइक बेंजी, Quentin has a conscious, subjective voice and frequently tends towards abstract thought. So, unlike बेंजी के जैसा बिल्कुल नहीं है क्वेंटिन, और क्वेंटिन का जो वॉइस है वो सब्जेक्टिव है, उसके थॉट्स जो है वो कॉन्शियस है, और जो मतलब फ्रीक्वेंटली टेंड्स टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट, उसके वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना एब्स्ट्रैक्ट जो उसके थॉट्स है उस चीजों की तरफ वो जाता है और एक्सप्रेस करता रहता है. So like Benji, Quentin has memories of the past that intrude on his narrative constantly and without warning. So जिस तरह से बेंजी के साथ होता था कि वो अपने पास्ट के मेमोरीज को मतलब रिलेट करते रहता था और बताते रहता था, सिमिलरली क्वेंटिन के साथ भी होता है, और वो मतलब बिना कोई वार्निंग का कॉन्स्टेंटली उसके नैरेटिव में उसके पास्ट के कुछ इंट्रूड, कुछ झलके हमें दिखती हैं और वो एक्सप्रेस करते रहता है. देन उसकी जो मेमोरी है, जो क्वेंटिन की मेमोरी है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बेंजी से, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा इंटरवीन्ड है, बहुत ज्यादा मिला जुला है. इस कुछ मेमोरीज हैं, कुछ रियल फैक्ट्स हैं, और कुछ इंसिडेंट्स जो है ये सिर्फ इसकी फैंटेसीज हैं. तो कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना और बताना कि जो वो डिस्कस कर रहा होता है या जो वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, तो कौन सा रियल इंसिडेंट है, कौन सच में हुआ है, और कौन सा इंसिडेंट सिर्फ एक फैंटेसी है क्वेंटिन का. Next, Quentin's mind is far more complex than Benji's, and unlike Benji, he is clearly aware that his flashbacks are just memories. See, Benji was mentally ill. Benji का जो मेंटल स्टेबिलिटी था वो बहुत ही मतलब अनस्टेबल था, वो उसका मेंटली अनस्टेबल था. सो उसको ये नहीं पता था कि जो वो सोच रहा है, जो उसके फ्लैशबैक्स हैं, जो वो सोच रहा है कि अभी हो रहा है, बेंजी को लगता था कि वो अभी हो रहा है, उसको नहीं पता था, उसको अवेयर नहीं था वो कि वो सिर्फ उसके मेमोरीज है. लेकिन क्वेंटिन जो है इसका माइंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बेंजी के कंपैरिजन में. ये एज आई सेड अर्लियर, he was considered to be the most intelligent of Compsons. So वो हार्वर्ड में पढ़ता भी था. So he was very intelligent. So he was aware कि जो फ्लैशबैक्स हैं वो सिर्फ उसकी मेमोरीज हैं और वो अभी रियल में नहीं हो रहे उसके साथ. Emphasizes the importance of time and memory. So through this Quentin's narration, William Faulkner emphasizes the importance of the time and memory through frequent appearance of clocks and watches. अब हम लोग जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली क्लॉक्स को और वॉचेस को यूज किया गया है
Quentin is effectively trapped in time, obsessed with his past and memories. क्वेंटीन जो है वो टाइम के जाल में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने पास्ट से और मेमोरीज से. हम लोग देखते हैं कि वो जो है अपना घड़ी को बार बार देखते रहता है, और वो अपना घड़ी को लेके कुछ ज्यादा ही वो कॉन्शियस रहता है. सो देन ही ऑलवेज नोटिसेस द बेल्स ऑफ द हार्वर्ड क्लॉक. सो हार्वर्ड में वो पढ़ता था, एज आई सेड. सो हार्वर्ड का जो क्लॉक टावर था वो बहुत ज्यादा उसका बेल को नोटिस करता था. फिर उसके जो द टिकिंग ऑफ हिज वॉच, जो उसका वॉच का टिकिंग था, वो भी उसको हॉन्ट करता था. इवन आफ्टर वो अपना वॉच को तोड़ देता है अगेंस्ट द ड्रेसर, अपना ड्रेसर के अगेंस्ट अपने वॉच को तोड़ देता है, उसके बाद भी जो है उसको वो आवाज उसको हॉन्ट करते रहता है. क्वेंटीन आस्क्स द ऑनर ऑफ द क्लॉक शॉप. जो क्वेंटीन है वो जो एक क्लॉक शॉप में जाता है, अपना घड़ी बनवाने जाता है वो, लेकिन वहां जाके वो ना घड़ी बनवाता है, और देन वो पूछता भी है कि क्या ये जो जितने क्लॉक्स है यहाँ उसके टाइम सही है. वो पूछता भी है, लेकिन देन वो ये जानने से भी रिफ्यूज कर देता है कि व्हाट इज द टाइम बाय देन. एडिशनली क्वेंटीन जो है रिपीटेडली मेंशन करता है वॉकिंग इनटू एंड आउट ऑफ शेडोज. अब इससे ये है कि जो विच आर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ टाइम एज गोज्ड बाय द पोजिशन ऑफ द सन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ डे. सन के पोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे शेडोज फॉर्म होते हैं, और इससे हमें कहीं ना कहीं टाइम का अंदाजा होता है. सो वो एक और सिंबल है to show that how important is time in his life. Then the main thrust of Quentin's section is his struggle with Caddy's promiscuity. जो कैडी का promiscuity का मतलब होता है you can say incest, impurity. So कैडी का बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप था, और जो क्वेंटीन को बिल्कुल पसंद नहीं था. कैडी वॉज द सिस्टर ऑफ क्वेंटीन, और क्वेंटीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसका लाइफ का सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था, जो प्रॉब्लम था, वो यही था. वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था. क्वेंटीन का जो लाइफ का पूरा उसूल बोल सकते हैं, वो एक ट्रेडिशनल आइडियलाइज्ड साउदर्न कोड ऑफ ऑनर एंड कंडक्ट में पूरा तरह से वो निर्भर था. दैट इज this code is based on a legacy of the Old South, a highly paternalistic society in which men were expected to act as gentlemen and women as ladies. So इस कोड के अकॉर्डिंग जो है एक वुमेन को प्रॉपर लेडी के जैसा बिहेव करना चाहिए, और जेंटलमैन के जैसा बिहेव करना चाहिए एक मैन को. सो उसको ये पसंद नहीं था जिस तरह से कैडी का बिहेवियर था. जब कैडी का जो प्रोमिस्क्विटी ब्रेक्स द कोड, जब कैडी, आई होप पता हो, पहले भी हम इस बारे में फर्स्ट पार्ट में भी बोल चुके हैं, दैट कैडी जो है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट रहती है. उसका शादी भी एनीवेज उसी वजह से टूटा था. सो जब क्वेंटीन को पता चलता है दैट कैडी इज प्रेग्नेंट, सो वो काफी सारे अटेम्प्ट करता है ताकि ये जो सेंस ऑफ ऑर्डर है ये मेंटेन रहे, और उसका ऑनर को जो कॉम्सन, सो कॉल्ड कॉम्सन का जो ऑनर है उसको ठेस ना पहुंचे. तो पहले वो सोचता है कि इससे छुटकारा पाने का इकलौता तरीका है सुसाइड कर लेना, पर देन वो कैडी को समझाता है, और फिर वो ये भी बोलता है कि जब कैडी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती, उसके बकवास में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है, तो कैडी को एक और उसको आइडिया आता है क्वेंटीन को कि क्यों ना कैडी का जो बच्चा है, होने वाला बच्चा है, उसका फादरिंग वो अपने ऊपर ले ले, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले, और एटलीस्ट इससे क्या होगा कि जो उन लोगों का कोड है, जो ऑनर है वो खराब ना हो. Quentin's next idea is to falsely accept the responsibility for fathering Caddy's child. A lie, but one he considers honorable and gentlemanly. Even his Mr. Compson, जो उसके फादर थे मिस्टर कॉम्पसन, वो भी इस बात को कुछ खास सीरियसली लेते नहीं थे, और उनका ये मानना था दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी एंड प्योरिटी कॉर्नरस्टोन्स आर ऑफ क्वेंटिन्स paternalistic sense of southern morality are hogwash.
उनको ऐसा लगता था जो ये क्वेंटीन का सो कॉल्ड कोड था, साउदर्न मॉरलिटी कोड था, ये हॉगवॉश था, नॉनसेंस था। सो व्हेन ही सीज दैट, जब वो क्वेंटीन देखता है कि कोई उसके फैमिली में जो है उसका ये कोड शेयर नहीं करता, सिमिलरली शेयर नहीं करता है और उसके कन्विक्शंस को नहीं मानता है, तो वो सुसाइड का ही एक लौता, वो उसको ऐसा लगता है कि सुसाइड इज द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन फॉर हिम नाउ। दो क्वेंटिन्स मॉरल कोड प्लेज अ लार्ज पार्ट इन हिज एंग्विश ओवर Keddy's promiscuity, we get the sense that there is something more going on beneath the surface of brother and sister relationship. हाँ, ये जो केडी का प्रोमिस्क्विटी था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसके लाइफ में, लेकिन इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर जो रिलेशनशिप है, इसके ये बस सरफेस है, इसके अंदर भी काफी कुछ इन दोनों के बीच चल रहा था। सो जब क्वेंटीन एक इटालियन लड़की से मिलता है बेकरी में, तो उसको वो बोलता है लिटिल डर्टी गर्ल, और ये जो है ये एक केडी का मेमोरी से रिफर करता है। जब क्वेंटीन पहली बार एक लड़की को केडी से मिलवाने आता है, तो केडी उस लड़की को ये बोल के डिसअप्रूव कर देती है कि शी इज डर्टी, द गर्ल इज डर्टी। Then Faulkner implies that there is an unconscious sexual frustration between them. ऐसा फॉकनर इम्प्लाई करते हैं कि केडी और क्वेंटीन के बीच में एक अनकॉन्शियस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, जो मतलब एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए वो एक दूसरे के लवर्स को यूज करते हैं। सिंस क्वेंटीन इज स्टिल अ वर्जिन, क्वेंटीन जो है अभी भी एक वर्जिन था, और केडी हैज मेड हिम, और केडी जैसे ही वो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, वो काफी लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप्स रह चुके थे, तो इससे वो और ज्यादा जेलस फील कराती थी। If you actually understood something from this, then please let me know in the comment section, and like and share with your friends this video, and please subscribe to my channel for more such videos.